हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आई होप कि आप सभी का ज्योमेट्री का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। सिंपल पेपर रहा होगा, आपने प्रॉपरली सॉल्विंग की रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 का सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्लस उसके साथ अगर आप देखेंगे तो डायग्राम की अलग से वीडियो आएगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं क्या करने वाला हूं, आपको टेक्सचुअल मार्किंग मिलेगी। टेक्स्ट बुक में कौन से क्वेश्चन है। देख भाई, अगर आपको साइंस का पेपर बहुत अच्छे से करना है तो आपका टेक्स्ट बुक का रिविजन होना बहुत जरूरी है और आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में से कौन सी चीजें कहां से पूछेंगे वो। तो उसमें आपकी हेल्प करने वाला हूं मैं। आपको क्या करूंगा, टेक्स्ट बुक के एकदम कोने कोने चप्पे चप्पे पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन अभी तक बनता है वो सारी की सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। ये एक वीडियो पूरा आपको बोलते हैं ना 40 मार्क्स का सोल्यूशन है। अप्रॉक्स 40 में से आपको 38 39 तो मिल ही जाएगा अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स के साथ। आप किसी भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से पूछो तो वो हमेशा बोलेगा कि सर मुझे साइंस में ना जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मुझे पता नहीं चलता कि पढ़ना क्या है। तो देखिए यहाँ पर कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स दिया, मतलब आपको ये सारी चीजें आना चाहिए टू एक्सप्लेन द वेरियस साइंटिफिक, और उनका जो क्वेश्चन बनता है वो भी इसी पेज से बनता है। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें याद रखनी है। साइंटिफिक रीजन बिहाइंड वेरियस फिनोमिनल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मोशन, मतलब तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मोशन। फिर टू बी एबल टू राइट फॉर्मूला डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड मोशन एंड सॉल्व वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। ये इसके ऊपर इसके बेस्ड पे आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। टू अडेप्ट लाइफस्टाइल टू ग्रेव इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड एनकरेज अदर, मतलब ये लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। टू प्रिपेयर यूज एंड रिपेयर द इक्विपमेंट बेस्ड ऑन एनर्जी, भी चैप्टर नंबर 4। टू वेरीफाई द लॉज ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन देम। लॉज मतलब कौन से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सारे क्वेश्चंस। टू डेवलप सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट। देखो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सीधा सीधा मेंशन आउट किया हुआ है। इसके बाद बोला टू ऑब्जर्व वेरियस apparatus बेस्ड ऑन apparatus इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन विद रीजंस। टू गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय लेंसेज, लेंस चैप्टर का जो भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और जो इमेज बनता है वो आपको यहाँ पर चाहिए। एंड ड्रॉ एक्यूरेट रे डायग्राम्स, देखो क्वेश्चन इसमें इन लोग ने दे के रखा कि वो आपको आना चाहिए, तो जो चीजें आपको आनी चाहिए उसमें से उनका क्वेश्चन भी रहेगा। टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज लाइट मतलब पार्शियल रिफ्लेक्शन हो गया, फिर उसके बाद और आपका रहता है डिस्पर्शन हो गया, ये सारी चीजें। इमेज फाउंड बाय लेंसेज एंड देयर यूज इन डिफरेंट इक्विपमेंट यूज इन डे टू डे लाइफ, तो वो लास्ट टेलीस्कोप वाला पार्ट है, वो मैं मार्किंग करा के दूंगा। टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ पे क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद टू स्टडी डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन ह्यूमन आई एंड देयर रेमेडीज, मतलब इसमें वो पूछने वाले हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का क्वेश्चन पूछेंगे। टू ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, देखिए इतनी सारी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जब नीचे चलेंगे तो सब्सटेंस इन अवर यूज, टू एक्सप्लेन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, देखो चैप्टर इधर दिया, देयर पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी आपको मैं बताऊंगा मार्किंग में। टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन इन 2 कंपोनेंट्स, 2 केमिकल रिएक्शन कंपोनेंट्स दिया रहेगा तो उसके अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो आपको बताना है। टू वेरीफाई केमिकल रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली एंड ड्रॉ कंक्लूजन, ये आपको नहीं पूछेंगे। टू करेक्ट द केमिकल इक्वेशन विच इज इनकम्प्लीट और रॉन्ग, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड थ्रू एक्सपेरिमेंट, ये लास्ट चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन। टू टेक प्रॉपर केयर व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट हैंडलिंग द apparatus, ये ज्यादा कुछ नहीं। टू गाइड द सोसाइटी थ्रू साइंटिफिक बट यूज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन डेली लाइफ, तो कार्बन कंपाउंड्स का डेली लाइफ में क्या यूज है वो पूछेंगे। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ये चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे हैं। मेटल्स इन डेली लाइफ एंड यूज देम टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं पता है, करोजन की बात कर रहे हैं और फिर उनका एक्सट्रैक्शन का बात कर रहे हैं। इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखो बोला है टू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम स्पेस रिसर्च एंड रिमूव सुपरस्टिशन प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, टू रिमूव द कंट्रीब्यूशन, टू रिव्यू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिया टू स्पेस रिसर्च, तो ये लास्ट चैप्टर 10 चैप्टर की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ आईसीटी आपको कोई चैप्टर नहीं है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते, मतलब इतना है उनका जो पेपर रहेगा वो इसी के आजू बाजू घूमेगा। तो चलिए अभी इसी को हम, और एक बता दो कि जब भी कोई भी टीचर पढ़ाता है तो नॉर्मली वो ये पेज को स्किप आउट करता है क्योंकि उनको ये लगता है कि इसमें कुछ नहीं दिया, बट भाई मेन चीज अगर आप देखो तो सारी की सारी मेन चीजें यहीं पर दी हुई है, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। और आपको बता दूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये इसी चैनल पे प्रोवाइड हो रहा है। देखो तो जब हम चैप्टर 1 की बात करेंगे ग्रेविटेशन, एक बात और मैं पहले बता दूं, जब मैं ये सारे चैप्टर्स का डिस्कशन कर रहा हूं तो मैं आपको टेक्स्ट बुक से जो भी मार्किंग देने वाला हूं वो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स
और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर। अब ये 1 मार्क्स में या तो वो फिलअप्स में आ सकते हैं या तो ऑड मैन आउट में आ सकते हैं, मतलब एक पूरा होलसम अप्रोच मैं आपको करके दूंगा, स्टेटमेंट्स मार्क करके दूंगा, फिर उसको आपको सिर्फ बार बार पढ़ना है, फिर वो कैसे भी टाइप के क्वेश्चंस आए आपको वो आप उसे सॉल्व आउट कर सकते हो। और एक बात और बता दूं, जितने भी आपके गिव रीजंस हैं, गिव रीजंस आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्सुअल ही करने हैं। अभी तक आप जितना टेक्सुअल गिव रीजंस करते हैं वो करना, और कुछ टेक्सुअल कुछ जो गिव रीजंस है वो 21 सेट से उठा लेना, बस उतने में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मार्किंग देखते हैं। सबसे पहले जब आप इसकी बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको लास्ट का स्टेटमेंट चाहिए, वी हैव सीन दैट फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां से सिर्फ इतना ही चाहिए। इसके बाद यहां पर आएंगे तो इस पेज पे आपको सिर्फ ये याद रखना, दस अ फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चन है ये। फिर सेंट्रीपिटल मीन सेंटर सेकिंग, दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू, ये पार्ट इतना चाहिए। फिर इसके बाद जब आप इसमें ये वाले पार्ट में चेकआउट करेंगे तो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ गोज अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून एज वेल एज स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यूरिंग दिस मोशन, ये पार्ट यहाँ पर चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ नहीं, हाँ, द सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द प्लैनेट एंड इंक्लूडिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ। फिर इसके बाद केपलर्स के 3 लॉ चाहिए, तो केपलर्स यहाँ पर कभी कभार आपको ये भी पूछ लेते हैं, जोहानस ये इसका फुल नेम था। फिर मोशन ऑफ प्लैनेट सर्टेन लॉज, 3 लॉ की अगर बात करें तो ये आपका केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ, और फिर यहीं पर आपका आता है केपलर्स थर्ड लॉ। इसके साथ साथ ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपको डायग्राम दिखा के बोलेंगे कि विच लॉ कैन यू डिराइव फ्रॉम दिस डायग्राम। फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर ना जरा आप इधर अगर आप चेकआउट करें तो ये देखो यहाँ पर दिया, द लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट ऑल्सो डबल्स। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। Distance is double, the force decreases by factor of 4. If the bodies are spherical, the direction of force is always taken along joining the center of 2 bodies, and the distance between the center is taken to be the in case and the bodies are not spherical or irregular shape, then the direction force is along joining their center of mass. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप चेकआउट करें तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ये किसका वैल्यू है? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस पेज पे आपको ज्यादा उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना, दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड तो आपको ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है विच इज mv स्क्वायर अपॉन r। बस यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं। न्यूमेरिकल्स में आपको ये एक न्यूमेरिकल देखना है, ये एक न्यूमेरिकल देखना है। इसके बाद जब हम फर्दर आगे की बात करें, हाँ, ये वाला सेक्शन देख लेना, क्योंकि इसमें हाई टाइड और जो लो टाइड होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ मून के फोर्स की वजह से होता है। तो कभी कभार आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। बस आपका चैप्टर 1 की अगर बात करें तो इतना ही चीजें चाहिए, और थोड़ी चीजें देखते हैं। चलिए, ग्रेविटेशन ऑफ द मून बिकॉज ऑफ द अर्थ, हाँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन मून बिकॉज ऑफ द रिवॉल्व, ये यहाँ से चाहिए। दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड सैटेलाइट अलॉन्ग देयर ऑर्बिट, इफ दिस वेलोसिटी वाज नॉट देयर दे वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ। फिर फर्दर बात करें तो आपको कैपिटल जी चाहिए, और एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। फिर इसके बाद वर्टिकली डाउनवर्ड है। फिर यहाँ से आपको जी का स्टेटमेंट उठाना। देखो जी का वैल्यू दिया है, यहाँ पर ये वैल्यू दिया है। फिर ये जो जी का वैल्यू है, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास रेडियस ऑफ द अर्थ एंड सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन पॉइंट द अर्थ इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। फर्दर अगर आप इसमें देखें तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी तो 3 तरीके का है, चेंज इन सरफेस, चेंज इन हाइट। जब आप यहाँ पर चेक करेंगे, ड्यू टू इस रोटेशन द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड फ्लैटर एट द पोल, इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल, द वैल्यू ऑफ जी इज दस हाईएस्ट एट द पोल एंड डिक्रीजेस स्लोली विद डिक्रीजिंग लैटिट्यूड इज लोएस्ट एट द इक्वेटर। तो इतना स्टेटमेंट इसमें याद रखना है। फिर इसके बाद इसमें जब आप आएंगे, एज वी गो रादर, यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कंसिडर, मतलब चेंज इन हाइट, जब जैसे जैसे आप हाइट को चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होएगा, तो भाई बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या रहता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे तुम्हारा हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा ये वैल्यू जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर ये दिया, देखो द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इन वी गो इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू ऑफ आर one would think that value of g should increase as per the formula, however the part of the earth which contribute towards the, जब डेप्थ की बात करते हो, डेप्थ मतलब आप ये अर्थ है, अर्थ के अंदर जा रहे हो, तो आपका जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होता है, एज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन आर एंड एम द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में इसको पूछ सकते हैं, तो आप सब गलत करके आएंगे। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट आपको लिखना ही है, याद रखना है। इसके बाद बात करें तो यहाँ से कोई
ग्रेविटेशनल वेव्स वाले क्वेश्चंस देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो LIGO के बारे में बात किया है, फिर यहाँ पर एक्सरेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारा चीज़ आपको देखना है। फ्री फॉल की अगर बात करें तो फ्री फॉल में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आपको वो पूछते नहीं हैं, तो आप इसको लीव आउट भी कर सकते हैं। बस ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एस्केप वेलोसिटी कर लेना। एस्केप वेलोसिटी होता क्या है उसके बारे में आपको बात करना है, तो वेलोसिटी बिकम जीरो, वो सारी चीज़ आपको यहाँ से देखनी है। दिस इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। देखो अगर आप यहाँ पर चेकआउट करें, द फोर्स पुलिंग द दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। यहाँ से कहाँ से आएगा, देखो कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ। ये ना आपको मास्टर की में बहुत अच्छे से इनके डेफिनेशन मिल जाएंगे, तो रादर देन टेक्स्ट बुक रेफर करने से आप मास्टर की स्टेटमेंट उठाओ, उसके वेलोसिटी मास्टर की में ढूंढो और लर्न कर लो, बस बात खत्म। फिर ये फॉर्मूलाज आपको एक बार देख लेना है। बस ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1, वेटलेसनेस इन स्पेस। यहाँ की बात करें तो ये जब आप ये इतना कर लोगे तो देखो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस, टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको पूरे करने, बैकवर्ड क्वेश्चन, खाली न्यूमेरिकल छोड़ देना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जब आप आओगे तो यहाँ से डॉबिनियर ट्रायड आपको याद रखना है। डॉबिनियर ट्रायड, इसके एग्जांपल यहाँ से 1-2 सॉल्व कर लेना ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा यहाँ पर ये ना जो वैल्यू देखो साइड में दिया, ये एग्जाम में आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट आगे जब हम बढ़ें तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वो नहीं पूछते, मेंडलीव का पूछते हैं। मेंडलीव ऑन द बेसिस ऑफ ये दिया है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो इसको बोलते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, ज़्यादा 2-3 स्टेटमेंट याद रखना है। फिर डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको याद रखना है। इसके बाद जब आप यहाँ पर आगे मूव करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है वो आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके ऊपर बहुत अच्छे से मार्किंग, बहुत अच्छे से वीडियो मैंने बना के रखी है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये डू यू नो वाला टेबल आपको याद रखना है। फिर ये भी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, ये भी आपको याद रखना है। ये वाला जो है आपको ये पूरा अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में तुमको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तुमको क्या दिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे ना कोई भी एक एलिमेंट दे देंगे और बोलेंगे उसका पीरियड, उसका ग्रुप बताओ, ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको याद रखना है। प्लस एटलीस्ट आपको 20 एलिमेंट्स के पीरियोडिक बोलते हैं ना, एटॉमिक नंबर, उनका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस, ये सब याद रहना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन के की कैपेसिटी कितनी है, L, M, N, इनकी कैपेसिटी कितनी, वो आपको याद रखना है। फिर वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी आपको याद रखना है। और यहाँ से ये क्वेश्चंस करने, और फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व आउट करने। फिर यहाँ ये टेबल ये करना है। एटॉमिक रेडियस पे क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक रेडियस की अगर बात करूँ तो ये यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलते हैं। और ये आपको एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया है, इसका क्वेश्चन आपको इधर नीचे, तो ये इसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं। मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो आपको वो डायरेक्टली ये 3 स्टेटमेंट याद रखना, और इसका गिव रीजन आपके बुक में है, तो यहाँ से ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का गिव रीजन जो टेक्सुअल है वही करना है। यहाँ पर सिर्फ एक लास्ट में देखिए वो, हाँ ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कॉज ऑफ मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये 3 क्वेश्चन इधर है। फिर ऑलवेज रिमेंबर ये करना है। फिर 17 कंटेन द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली, ऑल ऑफ देम हैव जनरल फार्मूला X2, ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व्ड इन देयर फिजिकल स्टेट। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बोला 10 फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट वाइल आयोडीन इज अ सॉलिड। तो ये आपको पूछ सकते हैं ब्रोमीन का स्टेट क्या, आयोडीन का स्टेट क्या, तो वहां पर आपको गलती नहीं करनी, MCQ के क्वेश्चन है। हाँ बैक साइड के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व आउट करने ही करने। एग्जाम में ना देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस तुमको पूछेंगे, किधर क्या, इधर दिया देखो, एन एलिमेंट हैज 2,8,2, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, टू विच पीरियड डज इट बिलोंग। तो इसका भी शॉर्टकट वीडियो मैंने बना के रखा है मेरे चैनल पे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट में आपको सब नहीं करना है, एक मेंडलीव पीरियोडिक कर लीजिए, स्ट्रक्चर कर लीजिए, ये थर्ड वाला नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा। गिव साइंटिफिक रीजन में सारे के सारे करने, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको रीड आउट करना है, और ये तो करना ही करना, राइट द नेम्स फॉर द डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पर ये भी करना, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट। चैप्टर 3 पे जब आप आओगे तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। देखो केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स। बैलेंसिंग की वीडियो मैंने बना के रखी है, तो बैलेंसिंग का वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर चेक करिए, बहुत ही डिटेल में वहाँ पर समझाया और टेक्सचुअल क्वेश्चन ही लिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं बताता हूँ। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ये वाले जो स्टेटमेंट्स है ये आपको करना है। फिर ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो पूरा टेबल है, ये पूरा टेबल करना है। इसमें से आपको कोई भी एग्जांपल पूछ सकते हैं, कौन सा केमिकल कौन सा फिजिकल रिएक्शन है। ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो कभी कभार।
फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में ये लोग ने बात किया, तो ये एक बार रीड आउट करना है, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मास्टर की से फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस बिटवीन पढ़ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो देखो प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ये आपको करना है। फिर इन दिस रिएक्शन, यहाँ से कुछ नहीं। फिर केमिकल रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो आपको राइटिंग है केमिकल इक्वेशन की ये 6 स्टेप, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पर आएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद एक और रहता है 6। ये सारे के सारे स्टेप करने हैं। निकल कैटेलिस्ट, ये रिएक्शन याद रखना है, ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जाता है ये रिएक्शन। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो ये ट्रायंगल क्या इंडिकेट कर रहा है, फिर ये हीट क्या इंडिकेट कर रहा है। फिर उसके बाद आपको कभी कभार ये पूछेंगे कि अपवर्ड एरो क्या पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड एरो क्या पॉइंट कर रहा है। फर्दर हाँ, यहाँ पर ये देखो, ये सिल्वर नाइट्रेट क्या क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट से आपको सिल्वर नाइट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, वाई सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द वाटर्स इंक, वाई, व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन एवरीडे लाइफ, तो ये भी आपको करके रखना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ टेक्सुअल क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने इस पे वीडियो बना के रखी है, तो आप वहां से जरूर चेकआउट कर लीजिए। और इसके एग्जांपल देखो, एक इधर 2 3, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, पहले कंडेंस फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद फिर इसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताना है, तो फिजिकल स्टेट बताना है। तो SO2 तुम्हारा गैस रहता है, तो यहाँ पर ये गैस आएगा, H2S लिक्विड रहता है, तो इसके नीचे आपको उसके बोल देना, अगर SO2 लिख रहे हो तो SO2 लिखने का, फिर ये कौन से स्टेट में है, लिक्विड है, गैस है या फिर सॉलिड है, वो सब लिखना है। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आओगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको आना चाहिए, प्लस उसका डेफिनेशन के साथ साथ एक एक एग्जांपल। तो इधर ये ऐसे 3 एग्जांपल दिए, कोई भी एक याद रख सकते हो। फिर डिकम्पोजिशन क्या होता है वो आपको याद रखना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट जब फर्दर मूव करोगे तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वो आपको देखना है। फिर यहाँ पर जब आप आएंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया। फिर यहाँ पर देखो बायोगैस इज यूज्ड एज फ्यूल। नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूंगा तो रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ, ये डेफिनेशन याद रखना, और ये दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट याद रखना है। फिर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूंगा तो इसमें सिर्फ ये रिकॉल वाली एक्टिविटी और इसका स्टेटमेंट। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की अगर बात करें तो एंडोथर्मिक में उसके एग्जांपल्स याद रखने, उनका डेफिनेशन। इसका आंसर आपको बहुत बेस्ट कहां पर मिलेगा भाई, तो मास्टर की में मिल जाएगा। मास्टर की में आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, यहां से आप एग्जाम्पल्स उठा लीजिए। फर्दर जब देखेंगे तो टू कैरी आउट एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस, तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कभी कभार डिफरेंस भी पूछते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बीच में, तो आप पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। फिर आते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए आपको नाम याद रखना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, उसमें क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल, इसमें क्या होता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट रहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शंस, एंड लास्ट आपका रहता है कैटेलिस्ट। अब कैटेलिस्ट क्या होता है, तो यहाँ पर आपका इसको वैल्यू दे दिया है, तो ये आप चेकआउट कर लीजिए। हाउएवर द सेम, देखो ये वाले रिएक्शन में वो इन्होंने क्या कैटलिस्ट यूज किया, तो KClO3 डिकम्पोजेस स्लोली, लेकिन उसकी जगह आपको ये एग्जांपल देंगे, बोलेंगे विच कैटलिस्ट इज यूज, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज होता है MnO2, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट आएंगे तो देखो डू यू नो का ये आपको पूरा क्वेश्चन करना है। फिर इसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखो K2Cr2O7 एंड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर देखेंगे तो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेंट आर यूज टू ब्रिंग कंट्रोल ऑक्सीडेशन। फिर ये है K2Cr2O7 उसके साथ H2SO4, KMnO4 उसके साथ H2SO4 कॉमनली यूज केमिकल ऑक्सीडेंट, ये पूछेंगे। ओजोन 3 केमिकल ऑक्सीडेंट, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेटेड बाय केमिकल। फिर यहाँ पर H2O2 इज अ माइल्ड ऑक्सीडेंट, तो एग्जाम में माइल्ड ऑक्सीडेंट भी पूछ सकते हैं, केमिकल ऑक्सीडेंट पूछ सकते हैं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या होता है वो पूछ सकते हैं। फिर हम आप यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए स्टेटमेंट द ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। फिर एक और रहता है आपका रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन दिया रहेगा। देखो ये विच टाइप ऑफ रिएक्शन, वनस्पति घी, तो वो भी आपको चेकआउट करना है जो हमने पीछे मार्क किया अभी। व्हाट इज द रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन एंड विच रिएक्टेंट हैज अंडरगोन रिडक्शन। तो इफ रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब दोनों एक साथ होते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पर 1 2 ये 3, ये तीनों क्वेश्चन करना है। इसका आंसर आपको मास्टर की में वापस से मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर चेकआउट करना है। रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, हियर द मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कॉल्ड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रिंगिंग अबाउट दिस रिएक्शन।
फिर आपको ये करोजन के लिए ये डायरेक्ट ये टेबल वाला वैल्यू देते हैं और इसके रिलेटेड यहाँ पर देखो क्वेश्चंस रहते हैं। ये पूरा अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि किस में ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, किस में करोजन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें। फिर अगर मैं ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स, ये हो गया आपका प्रॉब्लम। Due to various component atmosphere, oxidation of metal takes place, consequently resulting in the damage. This is called corrosion. Iron rust and reddish colored layer is collected on it. This is corrosion of iron. Corrosion is a very serious problem. We are going to study metallurgy chapter में और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। जब रैंसिडिटी की बात करते हैं तो ये क्यों होता है, सबसे पहले वो देखना है। फिर कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट इसको प्रिवेंट किया जाता है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। यहाँ से एक गिव रीजन आपको कंपलसरी मिलेगा और ये वाला रिएक्शन भी आपको करना है। ये आपको करना है 6, 7, 8। चलिए फोर्थ चैप्टर की जब हम बात करते हैं, फोर्थ चैप्टर इज वेरी मच सिंपल चैप्टर, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट है नहीं इसमें। सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, फिर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉयलर, कौन से इक्विपमेंट है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं। फिर ये आपको याद रखना है 1 kWh कितना होता है। फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो 3 वायर का बात होगा, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर, इनके बारे में डिस्कशन करना है। और इसके बाद एक होता है फ्यूज वायर, या फिर अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पर देखो 2 वायर कम इन कॉन्टैक्ट, लार्ज करंट फ्लोज थ्रू इट, देयरफॉर इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, तो फ्यूज वायर यूज़ करते हो टू अवॉइड एनी शॉर्ट सर्किट। तो ये वाला पैटर्न आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर आप आगे चेक करें तो मैनी टाइम्स पर्टिकुलर, हाँ तो ये हो गया आपका ओवरलोडिंग हो गया। फिर ये फ्यूज़ का डायग्राम और यहाँ से एमसीबी, दोनों अलग होता है, एमसीबी अलग होता है, फ्यूज़ अलग होता है। तो याद रखना दोनों सेम नहीं होता, तो सेम मत लिख कराना। इसमें से आपको 2 चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7। तो न्यूमेरिकल्स आपको इसी चैप्टर से करने हैं। ये टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। न्यूमेरिकल की वीडियो चाहिए तो वो भी अपलोड करके रखिए, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर आएंगे तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर आप चेकआउट करें, इसका भी मार्किंग मैंने बहुत अच्छे से प्रोवाइड करके दिया है। ये तो एग्जाम के लिए फटाफट पूरे चैप्टर का मार्किंग हो रहा है, बट अगर आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स की मार्किंग चाहिए कि हाँ सर चैप्टर 4, तो उसके लिए अलग अलग से वीडियो बना के रखी है। यहाँ पर आपको मार्किंग मिल जाएगा। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। अब इसके अंदर कौन से स्टेटमेंट याद रखना है, तो आप वो पहले वाली वीडियोज़ देखिए, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। सर्च क्या करना है, साइंस 1 चैप्टर नंबर 4 जीनियस माइंड सर्च करेंगे तो आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इधर से आपको ये पैटर्न याद रखना है। फर्दर जब आप आगे जाएंगे तो आपको राइट हैंड थंब रूल याद रखना है। इसका काम क्या रहता है, ये क्या बताता है आपको, इट प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। फिर यहाँ पर कॉर्क स्क्रू रूल, मतलब वही हो गया राइट हैंड थंब रूल। फिर इसके बाद जब आप फर्दर आगे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो इसमें ये डायग्राम रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे। वापिस बोल रहा हूँ, इसके लिए मेरी वीडियोज़ मैंने आपको अच्छे से इस पर बना कर दिए, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए, वरना अभी की वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। फिर ये स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ से चीज़ें समझेंगी। स्टेटमेंट्स मिलेंगे यहाँ से भी स्टेटमेंट मिलते हैं। 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपने कभी सोचे नहीं रहेंगे, वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ से ये तीनों स्टेटमेंट से मिलेंगे, या फिर डायग्राम से रिलेटेड। वो पूछेंगे कि यहाँ पर बीच में ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों दिख रहा है, फिर ये ऐसे सेंटर्स में जॉइंट हो रहा है तो सेंटर में स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे। फिर ये देखेंगे तो इंटेंसिटी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का। फिर यहाँ पर आप जब आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में करंट वो किसके जैसा बिहेव करता है, तो व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पासेस सोलेनॉइड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पैटर्न, यू आर अवेयर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ बार मैग्नेट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको करनी है। फिर इंटेंसिटी, हाँ ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रहेगा वो कैसा रहता है भाई, तो यूनिफॉर्म रहता है। फर्दर जब आप बात करोगे तो व्हेन करंट फ्लोज, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको करना है, विद डायग्राम करना है। डायग्राम के लिए आप ये रिफर कर सकते हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करने के बाद मोटर आपको पूरा सॉल्व आउट करना है। मोटर पे 2 तरीके का क्वेश्चन आता है, या तो एक्सप्लेन करने को बोलेंगे, या तो डायग्राम दिया, डायग्राम को बोलेंगे भाई एक्सप्लेन करो। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, तो किसने फाइंड आउट किया था, तो माइकल फैराडे ने फाइंड आउट किया था। क्या बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इंड्यूस करंट, और इसको बताने के लिए हम किसकी यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो एग्जाम में तुमको पूछेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। वोल्ट एमीटर भी है, बट एमीटर क्या बताता है, करंट इन द सर्किट, और गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, तो इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट। बोलते ना, इसमें मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने ही वाला है। इसको जब आप चेकआउट करोगे तो गैल्वेनोमीटर का ही प्रोसीजर है ये। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, यहाँ पर देखो गैल्वेनोमीटर है, ये क्या करेगा, जब यहाँ पर करंट फ्लो रहा है तो इसकी वजह से इसके अंदर भी करंट आएगा, और ये करंट को मेजर कौन करेगा, तो गैल्वेनोमीटर। फिर जब आप फर्दर मूव ऑन करोगे तो आपको मिलता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन।
फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन मतलब क्या, देखो इफ करंट इज स्विच्ड ऑन और ऑफ, ये पूरे स्टेटमेंट, ये पूरे लाइन आपको रीड आउट करना है, यहाँ से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड एज इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट के लिए कौन आता है, तो भाई गैल्वेनोमीटर। और इसी से आपका कौन आता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो आपको क्या बताता है, इंड्यूस करंट के बारे में बताता है। फिर एसी और डीसी करंट की बात करें तो यहाँ से आपको डिफरेंस बिटवीन करना है, जो कि आपको मास्टर की से मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो 50 साइकिल पर हर्ट्ज इंडिया में यूज़ होता है। द होम सप्लाईज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, भूलना मत, होम का जो सप्लाई होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको करना है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर वैसे आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर भी है, दो फर्क है दोनों में। इसमें आप यूज़ करते हो क्या, तो गैल्वेनोमीटर। फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो इस चैप्टर की में 4-5 न्यूमेरिकल है, वो सारे के सारे आपको यहाँ से करने हैं। देखो अभी यहाँ पर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी क्या किए भाई, मार्क करके दिए, जो आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं। सोलेनॉइड भी हमने मार्क करके दिया, सोलेनॉइड का डायग्राम भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मैंने दोनों आपको बताया। ये क्या है भाई, तो फ्यूज है। ये क्या है, तो एमसीबी है। और इनके फंक्शंस पूछेंगे कि इनके फंक्शंस क्या है, सिर्फ इतने तक ही नहीं रहेंगे। 2 मार्क्स में रहेगा तो पहले तो नाम बताओ फिर फंक्शन, गिव साइंटिफिक रीजन तो आपको करना है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 पे। हीट चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेटेंट हीट करना है, एनोमलस बिहेवियर, थोड़े और पॉइंटर्स की मार्किंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चार्ट याद रखना है। ये चार्ट में आपको बोलेंगे कि भाई A to B क्या हो रहा है, फिर B to C क्या हो रहा है, और C to D क्या हो रहा है। तो ये A to B अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पर सब कुछ दिया है आपको स्टेटमेंट्स। अगर आप ये इधर देखें तो लाइन AB रिप्रेजेंट कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट 0 डिग्री, द आइस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज टिल ऑल द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। फिर द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपको पूरा ऐसा बोलते हैं ना लिटरेचर रीड करके निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ से स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये पढ़ना है। फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद अगर बात करें तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर अब आगे जाएंगे तो हाँ, वेयर डज लेटेंट हीट गो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर रेलिगेशन रेजुलेशन क्या होता है, वो रेजुलेशन में अगर आपको टाइम मिले, मौका मिले तो डायग्राम भी चिपका दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका बहुत सिंपल से। फिर यहाँ पर रेजुलेशन के लिए स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं, तो फिर आप मास्टर की यूज़ करेंगे इसके लिए तो भी चलेगा। नेक्स्ट एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपको करना है, टेक्सचुअल मत करना, इसको यूज़ करना मास्टर की, क्योंकि वहाँ पर आंसर प्रॉपरली फ्रेम करके दिया। फ्रेम क्या किया, ये टेक्स्ट बुक का स्टेप्स उठाया, बट फिर भी आपको वहाँ से करना है। स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, होप्स अपैरेटस, होप्स अपैरेटस पे आपको या तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे या तो फिर आपको ये वाला अपैरेटस ड्रॉ करने को आएगा। तो मेक श्योर आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये डायग्राम प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें भी क्या है, तो भाई एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से आइस का लेयर बनता है, जिसकी वजह से नीचे के ऑर्गेनिज्म विदाउट बोलते ना विदाउट एनी प्रॉब्लम रह सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये 2 हैं। फिर ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी, इनका आपको क्या पढ़ना है, तो भाई डेफिनेशन पढ़ना है फ्रॉम योर मास्टर की, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। बाकी सबके लिए टेक्स्ट बुक लेकर मत बैठना। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो आगे यूनिट ऑफ हीट आपसे पूछा जाएगा। यूनिट ऑफ हीट के लिए क्या रहेगा, इट इज़ क्लियर दैट 1 किलो कैल, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर हाँ, यूनिट ऑफ हीट जूल है, कैलोरी है। फिर जब आप फर्दर चेकआउट करेंगे तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये डायग्राम आपको आना चाहिए। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये पूरे पैराग्राफ में मिलेंगे, कौन सा स्पीयर पहले जा रहा है, कौन सा स्पीयर बाद में जा रहा है, क्यों ज़्यादा हो, क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसी को आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक हीट डिनोट किससे करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। हाँ, हीट एक्सचेंज, इसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। हीट एनर्जी गेन, हीट एनर्जी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। तो जब भी प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज बोलेंगे, दोनों स्टेटमेंट लिख के डायग्राम ड्रॉ करने का। अच्छा, ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैक्यूम एरिया। क्या बोलेंगे भाई, तो वैक्यूम एरिया, या फिर लेयर दैट सेपरेट्स द आउटर एनवायरनमेंट फ्रॉम द इनर। फिर मेजरमेंट ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो कैलोरी मीटर का यूज़ करते हैं। तो ये भूलना मत, नहीं तो फिर बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो है ही नहीं। यूजिंग दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर आर नोन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको अगर पूछा टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या क्या चाहिए, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर हमको चाहिए। बस चैप्टर 5 से इतना ही, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर 5 में भी सिंपल है चीज़ें, बट रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है। इसका न्यूमेरिकल साथ भी मत लगाना, आएगा तो ऑप्शन में रखना। चलिए, इसमें अगर आप देखें प्रैक्टिस सेट, तो ये सारे क्वेश्चन करने। डिसाइडिंग द यूनिट फॉर हीट विच टेम्परेचर इंटरवल, व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक हीट, ये डायग्राम मैंने आपको बताया है। इसके ऊपर ये तो या तो आपको ये एक्सप्लेन करने को बोलेंगे तो भी आपको सेम एक्सप्लेन करना है। फिर ये डायग्राम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का है। फिर ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना है, इन कोल्ड रीजन करना है। लेटेंट हीट क्या होता है, प्रिंसिपल। फिर रोल ऑफ लेटेंट हीट
फिर व्हाट बेसिस, ये नहीं करना है। हाँ, ये रीड द पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो आई होप आपको ये सारे के ये जो पैराग्राफ है ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज का है, तो या तो वो डायग्राम दिखा के पूछेंगे या तो ऐसे पैराग्राफ। तो आई होप आपको यहाँ तक का सारा क्वेश्चन समझ में आया। 5 चैप्टर हमने कंप्लीट किया, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं इसे यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी के 5 के वीडियोस बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा मैं। तो तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी चीज़ों को रिवाइज करिए। इसको रिवाइज करने में आपको 1 दिन लगेगा, फिर बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो इसके बाद ही आएगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ।